प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। उनको पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे ये तो कैसा क्या है इनके पास? ऐसा ही कोई आरोप लगा दीजिएगा, कोई नियम कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करा सर। ये तो किसी का बोलता वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था, क्या डेटा क्या कर रहा था सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूँगी, जो सत्ता पक्ष है वो जिस तरह की भूमिका बना रहा है कि विपक्ष लोग आरक्षण के साथ नहीं है, महिलाओं के आरक्षण के साथ नहीं है, जिस तरह की भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रही है सत्ता पक्ष के लोग,
तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था तो पक्ष और पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस बिल को हम लोगों ने पास कराया था और ये सर्व सहमति के साथ पास हुआ था। लेकिन जो ये अब संशोधन लाया जा रहा है तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? जब 2023 में विधेयक आया था तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे, अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, तो जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास 16-17 मिनट है महोदय, और मैं आभारी रहूँगा यदि मैं अपना निर्धारित समय पूरा कर सकूँ। शुक्रिया। बस आज मैं खड़ा हूँ महोदय, कृपया आज मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से भारी मन से लेकिन पूर्ण उद्देश्य स्पष्टता के साथ 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। संसदीय लोकतंत्र के कामकाज के परिसमापन की अध्यक्षता करने के कारण ये कितनी विडंबना है। असल में यह दैवीय कर्म ही है कि मैं महिला सांसद, जिसे इस महिला विरोधी सरकार ने अवैध रूप से निशाना बनाया, आचार समिति ने गलत निष्कासित किया, जिसे निष्कासित करने का अधिकार नहीं था। एक प्रस्ताव के बाद जहां मुझे बोलने नहीं दिया गया, अध्यक्ष ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर मुझे अपना बचाव नहीं करने दिया। आज मैं उसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में अपनी पार्टी की ओर से बहस शुरू कर रहा हूं। आप कर्म से भाग नहीं सकते। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि संसद विपक्ष की है और सरकार को हमेशा कटघरे में होना चाहिए। उन्होंने इसे जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कसौटी पर कहा था। अध्यक्ष की भूमिका एक तटस्थ, मध्यस्थ और सदन की व्यवस्था बनाए रखने वाले की होती है। यह संसद के कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जॉन बर्को, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर, ने कहा, मैंने कभी स्पीकर बनने की इच्छा सिर्फ इसीलिए नहीं की कि मैं यह कह सकूं या अपने बच्चों को बता सकूं। तो यह अहंकार की बात नहीं हो सकती, यह व्यक्तिगत विरासत का मामला नहीं हो सकता। यह पद उससे कहीं बढ़कर है। यह भारत के लोकतंत्र की जीवंतता और असहमति वाली आवाजों की शक्ति के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है कि 1954 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस पर सत्ताधारी दल के आधिकारिक प्रवक्ता के पक्ष का खुले तौर पर समर्थन करने का आरोप था सभी मामलों में, और यह लोकसभा के कामकाज के लिए एक गंभीर खतरा था। तब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बहस में भाग लेते हुए कहा था कि विपक्ष को सरकारी पक्ष से ज्यादा समय मिलना चाहिए। आज हम किस परंपरा का पालन कर रहे हैं? अगले दशक में 1966 में तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया था और आरोप था कि वे मनमाने ढंग से ऐसे सवालों को अनुमति नहीं दे रहे थे जिनसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों, शीर्ष नेताओं और सरकारी अधिकारियों को गंभीर शर्मिंदगी हो सकती थी। क्या यह जाना पहचाना लगता है? क्या यह जाना पहचाना लगता है या नहीं? 20 साल बाद 1987 में फिर से तत्कालीन स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव लाने वाले थे भविष्य के एक स्पीकर सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी, और उन्होंने कहा कि संसद उतनी ही खतरे में है एक खामोश संसद से जितनी की कार्यकारी तानाशाही से। यही बात सोमनाथ चटर्जी ने कही थी।
संकल्प जाखड़ के उन फैसलों की आलोचना करता था जिन्होंने सांसदों को स्थगन प्रस्ताव लाने के अधिकार से वंचित किया। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास माननीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने एक भी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। हर सुबह हम यहां आते हैं और एक अटके हुए रिकॉर्ड की तरह हम क्या सुनते हैं? किसी भी स्थगित प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं दिया गया। हर सुबह हम यही सुनते हैं। लेकिन तुम्हें कुछ पता है, पिछली 3 बार कुछ अलग था। क्या हुआ? पिछली तीनों बार कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए एक उपाध्यक्ष थे। मावलंकर के मामले में अनंत शयनम आयंगर थे, जो उन दिनों 1954 में लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 1966 में हुकुम सिंह के मामले में तत्कालीन उपाध्यक्ष SV कृष्णमूर्ति राव थे। उन्हें कार्यवाही की अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिला क्योंकि प्रस्ताव लाने वाले मधु लिमये खुद 50 लोगों का समर्थन नहीं जुटा पाए, इसलिए प्रस्ताव विफल हो गया। 1987 में बलराम जाखड़ के मामले में उपाध्यक्ष एमओ थंबीदुरई ने अध्यक्षता की। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? कोई उपाध्यक्ष नहीं है। 17वीं और 18वीं लोकसभा में पिछले 7 सालों से उपाध्यक्ष का पद खाली रखा। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा में गर्व के साथ एक भारतीय होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी। बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है
मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी सुगंधित चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलय शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलय शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम जसवंत के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती है, और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है। ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।